नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। आप देख रहे हैं अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम बेहद आसान तरीके से समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या कुछ चल रहा है। पिछले 8-9 वर्षों में भारत में डिजिटल क्रांति आई है। इसे परखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जहां हम पहले ये देखते थे कि कितने लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, वहीं आज हमें ढूंढने से भी वो हाथ नहीं मिलते जिन्होंने मोबाइल का दामन न थाम रखा हो। मोबाइल और इंटरनेट की ये डिजिटल क्रांति सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है। देश की ग्रामीण और गरीब आबादी भी इसका इस्तेमाल कर अर्थव्यवस्था में भारी योगदान दे रही है। और आज बात करेंगे कि कैसे देश में हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने न सिर्फ समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को $3.5 ट्रिलियन से भी अधिक पहुंचाकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भारी योगदान दिया है। आज से 2-3 दशक पहले चलते हैं। एक चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए हमें उसी बैंक के उसी ब्रांच में जाना पड़ता था जहां का वो चेक होता था। उसी बैंक के दूसरे ब्रांचों में या फिर किसी और शहर में उस चेक को स्वीकार करने वाला कोई नहीं होता था। अगर उस चेक को हमें अपने खाते में डालना होता तो फिर हमें अपने बैंक के होम ब्रांच जाने की मजबूरी होती थी, यानी पहले देने वाले से चेक लेने जाएं, फिर उसे जमा कराने अपने बैंक के अपने ही ब्रांच में जाएं, फिर नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए जारी किए हुए चेक के ब्रांच में जानी पड़ती थी। इस पूरी प्रक्रिया में समय की न जाने कितनी बर्बादी होती थी। आने जाने में पैसों की बर्बादी थी और उससे ज़्यादा जो आपका समय कटता था, उस समय का आप इस्तेमाल किसी और काम में नहीं कर पाते थे। अब आइए कट टू 2023। आज क्या होता है? आज अगर आपको किसी अपने मित्र से पैसे लेने हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसे फ़ोन करते हैं और बिना कहीं गए हुए सीधे वो यूपीआई के ज़रिए आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। अब मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हो गया और उसने कहा कि भाई ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया। आप क्या करते हैं? उसी यूपीआई के ज़रिए आप उसे जो अतिरिक्त पैसे हैं वो भेज देते हैं। यानी समय बच रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी इंश्योर हो रहा है कि आपका पैसा जहाँ जा रहा है वो कौन है, इसका पूरा खाता बही सरकार के पास है, बैंकों के पास है। अब नया भारत सामने आ गया है और पिछले 9 वर्षों में हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस दौरान सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले किए हैं जिनका असर आम लोगों पर पड़ा है, खासकर डिजिटल क्रांति की वजह से। और आज इन्हीं फैसलों की बात होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय भूषण पांडे। आप भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, हमने विषय में प्रवेश किया और हमने देखा कि किस तरीके से भारत में डिजिटल क्रांति हुई है। सबके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन से ना हम सिर्फ टिकट खरीद रहे हैं बल्कि पूरी बैंकिंग प्रणाली चला रहे हैं। एयरपोर्ट जाने की भी ज़रूरत हमें नहीं है टिकट खरीदने के लिए, ना किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। बैंक जाना बंद हो गया, सब कुछ इसमें बड़ी सेफली चल रहा है। आप सरकार में रहे लंबे समय तक, आपने आधार के लिए काम किया है, यूआईडीआई के लिए काम किया है, जनधन पे आपका भारी योगदान रहा है। ये डिजिटल क्रांति किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में इसने भारी योगदान दिया है, एक बड़ा इम्पीटस का काम किया है। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं, दुनिया के देशों को बहुत ही प्रभावित कर रही है। इसे समझाएं आप। देखिए, भारत एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है। आज हमारी आबादी करीब 137-138 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और इतने बड़े विशाल देश में अगर आप कुछ भी करने जाएं तो उसके लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना पड़ता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसको बेसिकली तैयार करने का काम पिछले 8-9-10 साल में जो किया गया है। आप ये देखें कि अगर अगर उसको ठीक से अगर हम ध्यान दें और जस्ट हम एक जैसे फ्लैशबैक में चलें, अगर हम तो फ्लैशबैक में चलें तो देखें कि आपने सही कहा कि आज से
10-15 साल पहले जिस तरीके से हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे, अगर अपनी आइडेंटिटी कहीं पर इस्टेब्लिश करनी रहे, तो आप देखें उस समय में देखा ये जाता था कि देश से करीब 60 से 70% आबादी के पास उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जी। अगर वो गांव में रहते थे तो गांव में सब जानते थे, लेकिन जैसे ही वो गांव से कहीं दूसरे गांव में गए, अब उनसे पूछा जाता था कि आप कौन हैं, वो इसको प्रूव नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं। तो एक भारत में जो एक सबसे बड़ा जो एक कार्यक्रम किया गया है, जो कि दुनिया में एक बड़ा एक अनूठा कार्यक्रम है कि इतने सारे लोगों का, मतलब 135-36 करोड़ लोगों का सबका बायोमेट्रिक कलेक्ट करके और इस तरीके का इतना बड़ा एक विशाल सिस्टम बनाया जिससे कि बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेट करके कि एक आदमी को सिर्फ एक ही आधार नंबर मिलता है और वो एक आधार नंबर वो एक डिजिटल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ एक आधार कार्ड नहीं है जो कि आप सिर्फ अपने पॉकेट में रखें। आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी मिल गई, आप अपना कार्ड दिखा तो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि आप सचमुच मैं ही अजय भूषण पांडे हूँ, तो मैं अपना एक आधार नंबर और अपना अंगूठा एक मशीन पर मैं डालूंगा और मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर लूँगा और मैं अपना आधार नंबर दूंगा और मेरे मोबाइल जो कि मेरे आधार से कनेक्टेड है उस पर मैं अगर एक OTP आएगा और अपना आइडेंटिटी हम प्रूव कर सकते हैं। अब आजकल तो चेहरे के द्वारा भी अपनी हम आधार की आइडेंटिटी हम प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये हुआ, उसके बाद से उसी के साथ साथ एक जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल। क्या है कि कई बार हम बात करते हैं कि ठीक है एक आइडेंटिटी दे दिया गया, उस समय लोग हमसे पूछते थे कि भाई हमारे पास तो बाकी सब राशन कार्ड भी है, पासपोर्ट भी लोगों के पास है, तरह तरह की ID है, एक एक्स्ट्रा ID क्यों? सवाल ये था कि ये एक ऐसा ID है जो कि एक आधार, नाम ही आधार है, जो कि एक फाउंडेशन होने वाला है, हाँ जी। कि देश के एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फाउंडेशन होने वाला है, तो वो इस पे काम किया गया। अब इसी के साथ एक जनधन, आधार और मोबाइल, जैम ट्रिनिटी, जो एक तीनों का एक जो त्रिमूर्ति जो कहें आप, ये एक लाया गया। आधार को यूज करके लोगों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद मिली, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी तो प्रूव करनी पड़ेगी, तो एक आइडेंटिटी आया और उसी आधार को यूज करके लोगों के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन भी मिल गया, क्योंकि मोबाइल का कनेक्शन लेने के लिए भी लोगों को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती थी। मुझे याद है कि मैं उस समय में, आज से करीब 10-15 साल पहले, मैं मुंबई में काम करता था। उस समय में कई लोग, पूरे देश भर के लोग मुंबई में आते थे। अब मुंबई में अपनी वो आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये माइग्रेंट लेबरर थे, उनके गांव में उनकी आइडेंटिटी थी। अब वो गांव में अपना एक मोबाइल फ़ोन शायद ले पाते होंगे, लेकिन अगर मुंबई में आएंगे तो वो नहीं ले पाते थे। अब क्या है कि चूंकि उनके पास आधार है, तो मुंबई में आकर के उन्होंने बैंक अकाउंट खोल लिया, उन्होंने अपना एक मोबाइल नंबर ले लिया। अब इस तरह से एक जैम ट्रिनिटी आया। उसके बाद से एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट आया, जिसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, लोगों को स्मार्टफोन वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई। एक बार इस तरह का जब एक बार आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अगर आपके पास हो, तो उसको अलग अलग तरीके से यूज करके कई काम कर सकते हैं। UPI एक बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण है कि इसको 2016 में लॉन्च किया गया और उस समय में डिमोनेटाइजेशन जब किया गया, तो उस समय में लोगों को हुआ कि हम जो एक कैश की जो इकोनॉमी थी, उसको हम कैसे एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम ले जाएं। और उसी समय में इस UPI को जब लॉन्च किया गया, तो उसमें ये आया कि लोग डिजिटल पेमेंट के द्वारा अब क्यों नहीं हम पेमेंट कर पाए, हमें कैश की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसी जैम ट्रिनिटी को यूज करके लोगों के पास अब बैंक अकाउंट हो गया, लोगों के पास आधार है, लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। अब एक दूसरे को अब उसके द्वारा वो पेमेंट कर पाते हैं। और इसके लिए कई ऐसी व्यवस्था की गई, कई कानून में काफ़ी परिवर्तन किए गए। एक नया, जैसे आधार के बारे में तो एक नया कानून ही लाया गया। उसी तरीके से UPI को प्रमोट करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, और GST के कानून में, इनकम टैक्स के कानून में, ये सब कई एक फंडामेंटल रिफॉर्म्स ला करके उसका आप ये परिणाम आज देखें। ये इसका एक सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी मैं देख रहा हूँ पांडे जी, वो ये कि जब प्रधानमंत्री आए मोदी साहब, तो इन्होंने एक चीज़ कहा कि आत्मनिर्भर भारत,
और आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आत्मविश्वास से भरे हों। तो जैसा कि आपने सही कहा कि लोगों के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता था कि अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें। इस आधार ने उनको एक आइडेंटिटी दी, जैम ट्रिनिटी ने उनको इस उनके विश्वास को और बढ़ाया और अब कहीं भी वो जा सकते थे। पहले गरीब आदमी बैंक में घुसता भी नहीं था और वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सरकार की बड़ी सोच थी, उसको पूरा करने में इस योजना ने काफ़ी मदद की और उससे हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिला। इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि ये जो जितनी जो आपने कही कि किस तरीके से एक फिनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई। आप अगर करीब 10 साल पहले की बात करें तो उस समय में 10 साल पहले तक अगर आप देखें कि देश में जो फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, ऑलमोस्ट करीब 15-20 साल पहले 60-70% लोगों को बैंक एक्सेसिबल ही नहीं था। मतलब वो बैंक बैंक अकाउंट खोल ही जाने नहीं से सकते डरते थे लोग। और क्या था कि अगर बैंक का अगर ब्रांच है भी अगर, तो वहाँ पर आप पहुँच भी गए, एक तो 30-40 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको। वहाँ अगर पहुँच भी गए तो वहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। अब क्या है कि आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और बैंक ब्रांच के कारण, बिकॉज कि अब आज के दिन में पूरा डिजिटल हो गया है, तो ब्रांच एक एक तरह से एक बैंकिंग ब्रांचलेस हो गया ये। और आपने इसके कारण अब फिनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ ही। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फिनेंशियल इंक्लूजन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपका एक बैंक अकाउंट हो, जी। आपको ट्रांजैक्शन करने की सुविधा भी होनी चाहिए। आप पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके कारण ही वो एक रियल फिनेंशियल इंक्लूजन है, क्योंकि जब आप ये तीनों चारों काम आप जब कर पाएंगे, तब आप एक फिनेंशियल सिस्टम में बिल्कुल इंटीग्रेट हो गए। एक सिर्फ अगर बैंक अकाउंट खोल दिया गया और बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अगर आपको 40 किलोमीटर जाना पड़े, अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना हो उसके लिए भी 25-30 किलोमीटर जाना पड़े, या अगर आपको पैसा अगर रिसीव करना है तो उसके लिए फिर से आप किसी को बोलें कि हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करो और फिर मैं वो जी। वापस निकालने जाऊंगा। तो आज देखिए कि किस तरह की फिनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं कि जो एक रोड के किनारे जो सब्जी बेचने वाले हैं, या जो भी एक छोटे मोटे जो दुकान चला रहे हैं, किराना का दुकान चला रहे हैं, या छोटा मोटा जो चाय बेच रहे हैं, या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, आज सबके ठेले पे आज एक क्यूआर कोड लगा रहता है। जी। ठीक है, उनके पास कोई एक सोफिस्टिकेटेड कोई एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन वगैरह की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कागज़ पे एक क्यूआर कोड प्रिंट कर देते हैं, जिनको कुछ खरीदना है, जो पेमेंट करना है, वो क्यूआर कोड के थ्रू वो पेमेंट हो रहा है। इस तरह की व्यवस्था, मतलब कि हर भारतीय को एक गर्व होना चाहिए कि दुनिया में कहीं नहीं है कि इतने बड़े स्केल में इस तरह की हम उपलब्धि कर पाए। और ये सब कैसे संभव हुआ? तो वही मैंने कहा कि आधार फाउंडेशन है, जैम ट्रिनिटी है, और उसके बाद जो एक यूपीआई का जो लेयर आया, उसके कारण हम कर पाए। अब उसका परिणाम देखें कि जिस प्रोग्राम को 2016 में हमने चालू किया था, 16 में चालू किया, उस समय में मुश्किल से 1 लाख 2 लाख ट्रांजैक्शन हर महीने होते थे। अभी देखें कि अभी क्या स्थिति है कि मई महीने में करीब 900 करोड़ यूपीआई के ट्रांजैक्शन हुए। और अगर देखें 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ, तो आप ये 900 करोड़ का समझें कि पूरे देश में जो हमारे यहाँ एडल्ट पॉपुलेशन है वो करीब 100 करोड़ है। तो हर एडल्ट ऑन एन एवरेज करीब 9 ट्रांजैक्शन यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर रहा है। जी। तो आप ये देखिए, और हमारा अंदाज है, ये कई एक स्टडी भी किया गया है कि 2026-27 तक रोज 1 करोड़ ट्रांजैक्शन होंगे। तो आप समझ लें कि आप जब रोज एक मतलब कि 30 करोड़ ट्रांजैक्शन, अभी जो 8 करोड़ 9 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, ये हो सकता है कि अगले 2-3 साल में हम 30 करोड़ ट्रांजैक्शन हर महीने हम तक पहुंच जाएं। तो ये एक रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसमें कि पूरे समाज का हर वर्ग, वो अमीर हो, गरीब हो, काम करने वाला हो, ऑफिस में जाने वाला हो, कॉलेज का विद्यार्थी हो, ये सबके पास ये एक सुविधा है। पहले कैसे होता था कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन दूसरे के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उससे एक लगता था कि भाई इसका एक फिनेंशियल स्टेटस है। बिल्कुल। आज के दिन में अमीर से अमीर व्यक्ति भी वो भी यूपीआई यूज़ कर रहा है, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, समाज के हर स्तर के लोग उसको उपयोग करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे एक सिस्टम का एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। तो ये जो है सो सिर्फ एक फिनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं है,
तो एक देखा जाए क्या कि इसने सबको बराबर कर दिया है। जब हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं कि जी एक हाँ। समता मूलक समाज हो, तो अगर अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे देखें, वित्तीय फ्रंट पे देखें, तो आज सही में ऐसा लगता है कि देश में फाइनेंशियल इगैलिटेरियन सोसाइटी एक तरीके से हो गई है। क्योंकि चाहे आपके घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई आपका ड्राइवर हो, या कोई मोची हो, या सब्जी बेचने वाले कोई हो, या हम हों, आप हों, सब इस मायने में आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एक तरीके से बराबर हैं, और सही मायने में वित्तीय समावेशन यही है। ये काम पांडे जी संभव नहीं हो पाता अगर सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात आप कर रहे थे वो सही तरीके से न करके और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया होता, फाइनेंशियल अवेयरनेस लाने का काम। क्योंकि मैंने स्वयं देखा, देश के कई राज्यों में, गाँव में जाकर, पंचायतों में जाकर देखा कि किस तरीके से फाइनेंशियली लिटरेसी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और अगर ये सब ना होता तो जितनी योजनाएं लाई गई गरीबों के लिए पिछले 6-7 वर्षों में, चाहे वो पीएम मुद्रा योजना हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पूरे देश भर में सही तरीके से विस्तारीकरण की योजना हो, क्या ये संभव हो पाता? बिल्कुल। ये जो जितनी भी इस तरह की जो खास करके जो गरीब हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, ये सब प्रोग्राम संभव नहीं हो पाता अगर हमारे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। अब आप देखें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब पहले लोग कहते थे कि 1 रुपया अगर सरकार भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता था। अब आप देखें कि अगर आपने 1 रुपये भेजा है तो आपको उसी क्षण देश के किसी भी कोने में रहें, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है और एक मोबाइल पर एक घंटी बज जाती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। और उस पैसे को यूज करने के लिए आपको बैंक से जाकर के निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पर यूपीआई के द्वारा किसी को पेमेंट कर सकते हैं, जो चाहें वो आप खरीद सकते हैं। ये सब इतनी बड़ी जो व्यवस्था हो गई है कि एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, अब उसके कारण तो एक तो सुविधा तो हुई ही, आप देखिए कि कितनी बचत हुई है। डीबीटी बेसिकली वो आधार सिस्टम पर आधारित है, आधार से है, जिसलिए उसके कारण कोई फेक, डुप्लीकेट ये सब करीब करीब ख़त्म हो गए हैं। उसके कारण पिछले 4-5 साल में अगर आप देखें तो 2,72,000 करोड़ की सेविंग हुई, 2,72,000 करोड़ की सेविंग। अब इसी के बारे में जब हम लोग आधार के प्रोग्राम पे जब काम कर रहे थे तो उस समय में 2016 में एक वर्ल्ड बैंक ने स्टडी किया। उस समय में काफ़ी इस तरह के डिबेट हुआ करते थे कि आधार ठीक है या नहीं है, प्रिवेसी का, ये सब अनेक मुद्दा उठाए जाते थे। उस समय में 2016 में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी किया कि आधार के कारण हर साल जो सेविंग्स होगी, जो डुप्लीकेट और बोगस वगैरह ये सब को हटाने के कारण हर साल $11 बिलियन की सेविंग होगी। और उस समय में लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते थे। और उस समय में हम लोगों का एक बड़ा एक स्पष्ट मत था सरकार में सब लोगों का कि इससे इतना फ़ायदा होने वाला है। अब $11 बिलियन अगर की बात करें तो करीब करीब वो 88,000 करोड़ होगा जी। आज हम जब देखते हैं कि पिछले 3-4 साल में जब 2,70,000-72,000 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है, इसका मतलब कि वो उसी अनुपात में उतनी हमें सेविंग्स हो रही हैं। अब आप देखिए कि कई प्रोग्राम्स में मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक जैसे राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड में जब आधार के द्वारा डीडुप्लीकेशन हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जब बात हुई, तो करीब 25% ऐसे राशन कार्ड थे जो कि कम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट थे, आदमी है नहीं। उसी तरीके से जो महिला और बाल विकास विभाग के जो कई प्रोग्राम होते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनको मदद किया जाता है, या आंगनबाड़ी में जो लोग बच्चे हैं उनके लिए मदद किया जाता है, तो उनके जो डेटाबेस थे उसमें भी देखा गया कि करीब 25% करीब बोगस है। उसी तरह से स्कॉलरशिप, जो बैकवर्ड क्लास के जो उनके लिए जो स्कॉलरशिप है, या जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप है, सब जगह वही करीब कहीं पर 25% का बोगस, कहीं पर 30% का। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर पूरे देश में अगर टोटल आबादी अगर 125 करोड़ है और उसमें से अगर 25 करोड़ है, तो लगता था क्या कि हमारा देश क्या घोस्ट नेशन है क्या, मतलब कि अब मैंने मतलब कि बिल्कुल इस तरह का राष्ट्र है कि जिसमें कि 25-25, 30-30% इस तरह के बोगस हो अगर। और तो ये सब प्रॉब्लम पे हम लोगों ने उसका एक सोल्यूशन जो डीबीटी के माध्यम से जो हमने किया है, तो एक तो इसकी सेविंग हुई। इसके अलावा जो लोगों का जो एम्पावरमेंट है कि एक तो है कि पैसा सीधे मेरे अकाउंट में तुरंत आ रहा है, ये पैसा कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। हमें किसी एक सरकारी दफ्तर में जाकर के हर महीने हमें पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए कि किसान सम्मान योजना है, हर 3 महीने पे
उनके बैंक अकाउंट में 11 करोड़ जो किसान हैं उनके अकाउंट में पैसे हम भेजते हैं हम। बिल्कुल। उनको किसी बीडीओ के ऑफिस में या किसी कलेक्टर के ऑफिस में जाकर के हर महीने अप्लाई नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर पैसे लेने नहीं पड़ते हैं, ना किसी को अंडर द टेबल किसी को पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसा कैसे संभव हुआ है? तो ये इसी डीबीटी और ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को का उपयोग करके। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि ये सब कुछ शायद संभव न हो पाता अगर बैंकों का की इंटरलिंकिंग नहीं होती। हर बैंक भारत में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा समय कम है, इसलिए संक्षेप में आप इसे समझाएं कि बैंकों का इंटरलिंकिंग क्या है और इससे कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में फ़ायदा हुआ है। देखिए, फिनेंशियल सिस्टम में एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप कोई भी सिस्टम बनाएं तो उसमें जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो डिफरेंट एंटिटी हैं उन सबको एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर वो अपना नेटवर्क बनाए, अब बोले कि सिर्फ जो है सो हम एक एटीएम मशीन लगाएंगे और उसमें सिर्फ हमारे ही लोग पैसे विड्रॉ करेंगे, तो फिर वो कोई एक बहुत अच्छा सिस्टम है नहीं। तो एक हम लोगों ने ये किया यहाँ पर कि जितने भी जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सब लोग एक यूपीआई प्लेटफॉर्म पे आए और सब लोगों ने मिल करके ये निर्णय लिया। ऑफ कोर्स इसमें आरबीआई का भी काफ़ी सहभाग रहा है, वित्त मंत्रालय का सहभाग रहा है इसमें, कि सब लोग मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसमें ये हुआ कि अगर भले ही मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है या आपका अकाउंट एचडीएफसी में है, प्राइवेट बैंक में भी, हाँ। मैं आपको पैसे अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे भेज सकता हूँ और वापस रिसीव भी कर सकता हूँ। इसमें जो एक ट्रांसफ़र जो चार्ज होते थे, जिसको कि एक टेक्निकल टर्म उसका नाम है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट उसको बोलते थे, जो कि बाकी जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सबों में करीब कभी 1-1.5% तक चला जाता है, इसमें इसको जीरो कर दिया गया। अब इसके जीरो करने के कारण क्या है कि ये जो फ्रिक्शन होता था डिजिटल पेमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो ख़त्म हो गया। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आया जो कि आधार और ये टेलीकॉम 2G ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो ये हैं, इसके साथ साथ ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं जिसमें कि कहा गया कि एमडीआर हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बिल्कुल। इन सब के कारण अब ये संभव हो पाया कि जो एक रोड के किनारे जो सब्जी बेचती है महिला, वो भी अब क्यूआर कोड लगा करके पैसे लेती है। लेकिन अगर उसको कर ये कहा जाए कि आपका 1% जो है जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगा, तो कल होकर के वो फिर से कैश पे वो चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो हम जो महीने में 900 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है और या 14 लाख करोड़ का जो ट्रांजैक्शन यूपीआई का हुआ है, उसका एक प्रमुख कारण है कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कई इस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए और सभी बैंक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया और फ्रिक्शनलेस तरीके से लाया गया, इस तरह के चार्जेस को एलिमिनेट करके, और ये पूरी सिस्टम जो बनाई गई है। और मैं अगर फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी भारत के लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि दुनिया में इस तरह का सिस्टम कहीं नहीं हो पाया है। एक और बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया में जितने भी इस तरह के बड़े बड़े जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये सब कोई न कोई बड़े बड़े कॉरपोरेशन, मतलब कि बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई एक बड़ी कंपनी है जो कि पूरा ईमेल सिस्टम कंट्रोल करता है जी। या अपना कम्युनिकेशन सिस्टम कंट्रोल करता है। भारत में हम लोगों ने जो जितनी जो व्यवस्था बनाई है, जैसे आधार है या जीएसटी है या यूपीआई है, ये सब किसी एक प्राइवेट कॉरपोरेशन का नहीं है। ये सब जो है सो एक भारत के लोगों का है, मतलब कि बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ओन्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो एक डिजिटल पब्लिक, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या कहते हैं कि ये पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस तरह से रोड किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होता, जी, हाईवे किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होता, तो रोड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी तरह से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कारण से लोग बड़े आसानी से बिना किसी कॉस्ट के ये सब यूज कर पा रहे हैं और उसका जो बेनिफिट है वो समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। और न सिर्फ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है फ्रिक्शनलेस तरीके से जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि इसी का नतीजा है कि जहां आज से 10 साल पहले हमारा देश जो था इकॉनमी के फ्रंट पे पूरी दुनिया में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लगभग $4 ट्रिलियन इकॉनमी के साथ। और जल्दी ही शायद 2030 से पहले हम पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और उसमें
डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कितना योगदान है, इस पर हमने चर्चा की। अजय भूषण पांडे जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की अर्थनीति में इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी ऐसे ही विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।